जय हिंद साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे के बारे में डिस्कस करूंगा और वो ऐसे मैंने दिया था आप लोगों को लिखने के लिए, बट किसी ने आंसर सबमिट नहीं किया। बट जो भी आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे, चाहे आप कभी भी देखो, अच्छे से समझिए कि ऐसे का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आपके 250 अंक के ऐसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इन 250 अंक में अगर आपको 130 प्लस के आसपास पहुंचना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुआयामी तरीके से लिखने के तरीके को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आप आज करें या कल करें, करना तो पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक इस जर्नी को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस जर्नी को में बहुत सारी समस्याएं आएगी। आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी मैं देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन, प्रयास कीजिए कि इसका लाभ उठाएं और अभी से अपने जर्नी को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं ये जो ऐसे है आपका, क्या भारतीय सिनेमा हमारे लोक संस्कृति को रूप प्रदान करता है या कि वह केवल उसको प्रतिबिंबित करता है। ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, किसी भी ऐसे को लिखने से पहले इसको समझिए पहले कि ऐसे का क्या डिमांड है। देखिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ क्या है कि भारतीय सिनेमा, दूसरा क्या है हमारे लोक संस्कृति, कीवर्ड पकड़ना है, इसको रूप प्रदान करता है या फिर सिर्फ उसको प्रतिबिंबित करता है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको भारतीय सिनेमा, अब भारतीय सिनेमा तो छोड़िए, पहले सिनेमा के बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर हम भारतीय सिनेमा के बारे में आएंगे। इसका कुछ ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे कि पहले कौन सा, और इन्होंने लोक संस्कृति को कैसे रूप दिया है ना। ये जो लिखा हुआ है हमारी लोक संस्कृति को रूप प्रदान करता है, तो लोक संस्कृति को कैसे रूप प्रदान करता है वो बताना है। या फिर केवल जो ये भारतीय सिनेमा है, या फिर इस लोक संस्कृति को केवल प्रतिबिंबित करता है। प्रतिबिंबित मतलब सिर्फ उसको दिखाता है, या फिर दिखाने के साथ साथ क्या वो रूप भी प्रदान कर रहा है, उसको आकार दे रहा है, कैसे आकार दे रहा है, अगर दे भी रहा है तो कैसे आकार दे रहा है। तो ये प्रश्न का डिमांड है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ का कीवर्ड को ढूंढना पड़ेगा लिखने के लिए, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, कोई भी ऐसे जब आप लिखते हैं तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक तो आपका होता है भूमिका, है ना, एक होता है आपका फिर आपका मुख्य भाग, और फिर आप लिखते हैं निष्कर्ष लिखते हैं ना। तो आप देखिए, भूमिका एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं ना, कोई उदाहरण से, कोई कविता से आप स्टार्ट कर सकते हैं, रोचक कहानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप भूमिका में प्रश्न को उठा करके उन प्रश्नों का उत्तर मुख्य भाग में खोजने का प्रयास करते हैं, है ना। मैंने एक ऐसे भी आप लोगों को दिखाया था मेरा लिखा हुआ। तो चलिए अभी आज इसको अलग अलग डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं और इसका कितना डायमेंशन हो सकता है, कैसे ये हमारे लोक संस्कृति को रूप प्रदान करता है, और या फिर कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ सिर्फ ये जो है हमारे चीज़ को प्रतिबिंबित ही करता है, या फिर लोक संस्कृति को कौन कौन से क्षेत्र में प्रदान कर रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इस तरह के कई सारे प्रश्नों को हमें उठाना पड़ेगा और उनका क्रमवार तरीके से उनका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये सिनेमा क्या होता है। ठीक है, देखिए, सिनेमा जो है एक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, शक्तिशाली साधन है। शक्तिशाली साधन है। अब शक्तिशाली साधन किसका है, अब समझिए किसका साधन है। तो संचार का, किसका साधन है, संचार का, किसी भी चीज़ को संप्रेषित करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए, अपने उद्देश्य को, अपने उनके जो विचार है उनको पहुंचाने के लिए ये क्या करते हैं। तो एक शक्तिशाली माध्यम है, ये एक साधन है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सिनेमा जो है वो हमारे क्या है, समाज का दर्पण है। सिनेमा हमारे समाज का क्या है, दर्पण है, जो क्या करता है,
जो मतलब परिवर्तन का एक सांस्कृतिक एजेंट भी बोल सकते हैं इसको, है ना, परिवर्तन का सांस्कृतिक एजेंट बोल सकते हैं। और क्या, ये इतिहास का स्रोत भी है, इतिहास का स्रोत। तो आप इस तरह से इसको रोचक बना सकते हैं। तो सिनेमा है क्या, तो सिनेमा एक संप्रेषण का या फिर संसार का एक शक्तिशाली माध्यम है जो समाज के दर्पण के रूप में काम करता है, और ये एक सांस्कृतिक एजेंट के रूप में भी काम करता है। साथ में ऐतिहासिक स्रोतों को भी हमें ये सिनेमा से हमें उनकी जानकारी मिलती है, आप ये बता सकते हैं। फिर देखिए, सिनेमा का हो गया, तो फिर भारतीय सिनेमा क्या है। अब भारतीय सिनेमा के संदर्भ में अगर देखिए, तो भारत का जो फिल्मी जगत है, सिनेमा जगत है, उनमें क्या क्या आते हैं, इनका जो है किस तरह का रूप है। देखिए, सिनेमा एक तो आप देख सकते हैं कि सिनेमा एक औद्योगिक क्षेत्र भी है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, यानी कि आर्थिक का एक साधन है, राजस्व इससे बढ़ता है ना, सरकार को यहाँ से भी टैक्स आती है, तो राजस्व बढ़ाने में ये हेल्प करता है। दूसरा, आप ऐसे समझिए कि भारत जो है एक विभिन्न जातीय भाषा विविधता और बहु भाषिक क्षेत्र है। भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कास्ट है यहाँ पे, है ना। हालांकि कास्ट बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जाति भाषा विविधता इस तरह के भाईचारे, यानी कि डाइवर्सिफाई हमारा कंट्री है। और इन डाइवर्सिफाई कंट्री में सिनेमा एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकती है हमारे समाज को एक रूप प्रदान करने में। और वो रूप कैसे प्रदान करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो एक ये बताइए, फिर आप शुरू में जिक्र कर सकते हैं इतिहास का, है ना। अब किस तरह से इतिहास, तो जैसे आप बता सकते हैं कि वर्तमान समय में सिनेमा है, लेकिन अगर हम इतिहास में दृष्टिपात करें तो उस टाइम पर भी हमारे लोक संस्कृति को रूप प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार के नाटक वगैरह इस तरह के चीज़ें मंच पे खेले जा रहे थे। तो आप इतिहास में बता सकते हैं जो लोक संस्कृति को रूप भी दे रहा था, और उस टाइम पीरियड के जो भी समाज में कुरीति वगैरह था उन सबको प्रतिबिंब भी कर रहा था, और साथ में समाज को आकार देने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा था। आप इतिहास से जोड़ करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप जैसे जैसे प्रश्न उठाइए भारतीय सिनेमा का भारतीय समाज पर किस तरह का प्रभाव है, इसका सकारात्मक प्रभाव भी होगा, नकारात्मक प्रभाव भी होगा। आप इस तरह के प्रश्न उठाइए, है ना, क्वेश्चन शैली में, कि क्या भारतीय सिनेमा लोक संस्कृति को रूप प्रदान कर रहा है, भारतीय सिनेमा किस प्रकार से हमारे समाज में दुष्प्रभाव डाल रहा है, ये भी आप इस तरह के प्रश्न। फिर आप देखिए तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ पर कर सकते हैं कि भारतीय सिनेमा का अन्य वैश्विक स्तर पे जो सिनेमाएं हैं उनके साथ किस तरह का उनका कंटेंट और यहाँ का कंटेंट, ठीक है, उनके साथ तुलना कर सकते हैं। फिर उनके राजस्व के साथ तुलना कर सकते हैं ये। फिर देखिए अलग अलग समय में भारतीय सिनेमा में किस तरह से इनके तत्वों में परिवर्तन हुआ, इनका जो एक तरह से बोल सकते हैं कि इनका जो कथानक था, एक तरह से कथा, किस तरह से परिवर्तन हुआ। समय के अकॉर्डिंग सिनेमा का मांग भी बढ़ते गया, और जो समसामयिक मुद्दा था वो सब किस तरह से सिनेमा के केंद्र में आना शुरू हो गया। फिर जो है सिनेमा का उपयोग किस तरह से इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है कि जो हमारे यहाँ के नायक, एक तरह से हीरो हम लोग बोल सकते हैं, हीरो अलग होता है लेकिन नायक आप बोलिए उनको, जो रोल करता है, तो वो नायक किस तरह से टीवी पर आकर के उनका प्रचार करते हैं और उनका व्यापक प्रभाव हमारे देश के ऊपर पड़ता है। तो सिनेमा का किस तरह से रोल रहा है। अब फिर ये सब प्रश्न उठाइए, फिर इनका एक एक क्रमवार करके आपको जो है बॉडी वाले पार्ट में क्या करना है, आपको इसका उत्तर ढूंढना है। तो चलिए उसी प्रश्न को अब हम आपको इसको अलग अलग डायमेंशन से सोचते हैं। इसको ये मैंने आपको बताया, एक आधार बताया कि आप किस तरह से अलग अलग क्षेत्र से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भारत में ही देखिए ना, अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारे फिल्म बनते हैं, है ना, आप उनको भी यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। ये मैं आपको सोचने का एक आधार दे रहा हूँ। तो देखिए ये तो हो गया, सिनेमा एक उद्योग क्षेत्र है, इसका समाज पे प्रभाव, आर्थिक रूप से आप इसके प्रभाव को जांच सकते हैं, है ना, ये कर सकते हैं।
फिर देखिए आप बताइए यहाँ की किस तरह से ये हमारे संस्कृति को आकार देता है। तो देखिए, एक तो आप संस्कृति को लेकर के अगर बात करें तो ये हमारे संस्कृति को कहे तो एक तो ये नई नई शैली को अपनाता है, सिनेमा जगत में नई नई शैली आता है। फिर फैशन आप देख सकते हैं, फैशन भी आता है, बहुत सारे तत्वों का समावेश होता है यहाँ पर। और इन्हीं सब तत्वों का समावेश आज हम क्या देखते हैं, समाज पे भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए हेयर कटिंग किसी टाइप का आता है ना, कोई हीरो जो होता है वो हेयर कटिंग करता है नए स्टाइल में, तो उनका अनुकरण आप देखेंगे आपके समाज पे भी हमें देखने को मिलता है ना। कोई नए शैली का जैसे फैशन, कोई कपड़ा चलन में आ गया तो उसका अनुकरण हम यहाँ पर भी अपने समाज में भी देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे संस्कृति को क्या कर रहा है, रूप प्रदान कर रहा है ना। दूसरी बात, फिल्म में कोई डायलॉग आता है ना, उस डायलॉग को हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, यूज करते हैं, तो वो भी हमारे संस्कृति को क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है ना। तो आप इस तरह से बता सकते हैं। और क्या करता है, तो अब अलग अलग देखिए, ये तो हो गया कि इस तरह से। अब आप यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में देख सकते हैं, खान पान शैली में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पहनावा को देख सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें नई शैली जो फिल्मों में अपनाया जाता है उन सारे का किस तरह से अनुकरण किया जाता है हमारे लोक संस्कृति में, आप उनको, और कौन कौन से फिल्म से किस प्रकार की ये सब फैशन आया हुआ है। जैसे आप ये कुछ दिन पहले मैं आपको क्या ही बताऊं, कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी साउथ में, उसमें एक डायलॉग था, फिल्म का तो नाम याद नहीं, उसमें एक डायलॉग था कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं ना। ये डायलॉग पूरा फेमस हो गया था और सभी लोग इसका यूज कर रहे थे, और ना जाने इस ना झुकने के चक्कर में कितने लोग पिटाए भी होंगे सोशल मीडिया पे। और उनका एटीट्यूड भी, मतलब एक तरह से उनका व्यवहार भी चेंज हुआ उस फिल्म को देखने के कारण। तो मतलब भारतीय सिनेमा का हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं, हमें उनका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है और सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, तो एक यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि भारतीय सिनेमा का जो प्रभाव हमारे रोज़मर्रा के हिस्से में आ जाता है, जो उनका संभव है वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है ना। फिर संगीत, नृत्य, इन सब में भी उसका जो फिल्मों में जो संगीत और नृत्य होता है वो भी नृत्य संगीत हम लोग क्या करते हैं कि अपने समाज में जैसे कि जो हमारे यहाँ पर समारोह, उत्सव, जो कोई त्यौहार वगैरह होता है तो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं वहाँ पर। जैसे कोई शादी विवाह हो गया तो वहाँ पर भी हम ये मतलब संगीत, नृत्य, इन सारे चीज़ों का उपयोग करते हैं जो सिनेमा जगत से आया हुआ है, ठीक है। तो वो देखिए, फिर देखिए आप यहाँ पर कि एक तो ये सामाजिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दों पर भी केंद्रित होता है ये। अब सामाजिक मुद्दों में किस तरह का, तो सामाजिक मुद्दा कौन कौन सा, आप सोचिए, आप विचार कीजिए, खुद से प्रश्न पूछिए कि आखिर ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो सामाजिक मुद्दा है। क्या लैंगिक समानता, लैंगिक समानता एक सामाजिक मुद्दा नहीं है क्या? भेदभाव, उसके बाद भेदभाव जो हो रहा है, जाति के आधार पे बंटवारा, है ना, यानी कि जाति हो गया। फिर एक तरह से आप सांप्रदायिकता, दंगा, सांप्रदायिकता, ये सब हमारा क्या है, मुद्दा है, हमारे समाज का मुद्दा है, ठीक है। कुछ समसामयिक मुद्दे जैसे ले सकते हैं। तो इस तरह के ना जाने कई सारे मुद्दाएं हमारे समाज में उपस्थित है, और इन सारे मुद्दों को हमारे सिनेमा जगत जो है उनको उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करके उनको केंद्र में ला रहा है ना। अब देखिए कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सा मूवी बना हुआ है, और उन मूवी का आप यहाँ पर क्या कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। अच्छा, राष्ट्र भावना को बढ़ाने में भी ये योगदान देता है, राष्ट्र भावना या फिर राष्ट्रभक्ति बोल सकते हैं आप, राष्ट्रभक्ति को बढ़ाने में भी इनका योगदान है। समसामयिक मुद्दों को ये करता है। जीवन शैली को, हमारा जीवन शैली कैसा है उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से प्रतिबिंबित करता है। जीवन शैली पे देखिए, आर्थिक वास्तविकता, बहुत सारे मूवी आपको मिलेंगे जो आर्थिक वास्तविकता के बारे में केंद्रित है कि नहीं। तो अब वैसे फिल्म बहुत प्रकार के होते हैं, अब फिल्म का भी प्रकार आप समझ लीजिए। फिल्म का प्रकार जैसे आपको मिल जाएगा मनोरंजन, ऐतिहासिक फिल्म मिल जाएगा, समसामयिक घटनाओं पे संबंधित मूवी हो जाएगा, है ना, आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखिए आप।
अब जो है आप लैंगिक समानता, भेदभाव, जाति पे, दंगा पे, अभी तक आपने जितने भी मूवी देखी हुई है, देखा हुआ है, या जो न्यूज़ में है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उन सब मूवी का आप प्रयोग करिए और उन सबको एग्जाम्पल के साथ एक एक क्रमबद्ध तरीके से लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए कौन सा मूवी बनाया गया है और उनका क्या उपयोग रहा है, समाज में उसका किस तरह का प्रभाव रहा, फिर जीवन शैली को उसने किस तरह से परिवर्तित किया, और फिर लास्ट में आप बताएंगे, जब पूरा कंक्लूजन पे आ जाएंगे तो फिर आप बताएंगे कि हाँ, इसका जो है भारतीय सिनेमा का समाज से जुड़ाव रहा है, उन्होंने लोक संस्कृति को रूप भी परिवर्तित किया सकारात्मक तरह से। हालांकि इनके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी हुए, लोगों को जागरूक करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है ना। इस तरह से आप सकारात्मक तरीके से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ फिल्मों का नाम बता देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में आप याद रखिएगा, सबसे पहला मूवी जो भारत में बना हुआ था वो राजा हरिश्चंद्र 1913 में प्रकाशित हुआ था, और राजा हरिश्चंद्र को पितामह भी बोलते हैं फिल्मी जगत का। ठीक है, अब मैं कुछ फिल्म का नाम बताता हूँ आप लोगों को। कुछ मनोरंजन प्रधान होगा, कुछ सामायिक घटना से जुड़े फिल्म होगा, और कुछ देशभक्ति पे आधारित होगा, कुछ मनोरंजन पे होगा, कुछ ऐतिहासिक पे होगा, है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो मैं कुछ फिल्मों का नाम बताता हूँ जो मुझे याद है, जैसे कि सुपर 30 हो गया, फिर अभी 12th फेल मूवी आया हुआ था हाल ही में रिसेंटली, ये हो गया। फिर पैडमैन आया था अक्षय कुमार का, ये महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर यहाँ पर दिखाया गया है। पैडमैन हो गया, और आपका जैसे बॉर्डर हो गया, बॉर्डर मूवी हो गया जो राष्ट्रभक्ति पे है। समसामयिक मुद्दे में जैसे आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 365 हो गया, 370 हो गया, सॉरी यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, 370 होगा। ठीक है, ये सब मूवी बना हुआ है, आर्टिकल 370 के ऊपर मूवी बना हुआ है देशभक्ति। कुछ जैसे कि मनोरंजन प्रधान मूवी, जैसे हेरा फेरी मूवी हो गया, हाउस होल्ड, इस तरह से कुछ नाम है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, हाउस 4 इस तरह से कुछ नाम है। ठीक है, तो उनको देखना है आपको थोड़ा सा। तो इस तरह से आप देखिए कि मतलब कौन कौन सा ऐसा मूवी है, ठीक है, जो कि राजनीतिक मूवी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं ना। कुछ बहुत सारे राजनीतिक मूवी भी बनता है, राजनीति को किस तरह से इन्होंने भारतीय सिनेमा ने कैप्चर किया हुआ है, आप उनको उन पे घटनाओं पर भी आप यहाँ पर बताइए। जैसे एक बना हुआ था आपका अक्षय कुमार का मूवी था, अरे याद नहीं आ रहा है, जिसमें बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी पे सिर्फ काम करिए। मैं फिल्म वगैरह का ना एक लिस्ट बना करके अच्छे से मैं आप लोगों को डाल दूंगा, हालांकि मैंने लिखा नहीं था, मुझे लगा था याद आ जाएगा। अक्षय कुमार का मूवी है, उसमें अक्षय कुमार का रणछोड़ दास भी नाम शायद बोला जाता है, और उसमें 3 होता है, राजू, फरहान उसका दोस्त होता है ना। मैं उस मूवी का नाम भूल रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मनोरंजक गोलमाल में जैसे बनाया धमाल, हाउसफुल, है ना। फिर लगान देशभक्ति मूवी में आप देख सकते हैं। उसके बाद एक था स्वदेश मूवी था, है ना, और एक मूवी है आपका चक दे इंडिया मूवी है ना। ये सब मोटिवेशनल और खेल जगत को भी उसमें दिखाया गया। हाँ, तो आप यहाँ पर एक और टॉपिक जैसे जैसे राजनीति हुआ, तो आप बताइए कि खेल जगत को किस तरह से इसमें आपका सिनेमा जगत को उभारता है। खेल जगत हो गया, और खेल जगत में मैं आपको एक और बताऊँ, मिल्खा सिंह हो गया आपका, ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना है। मिल्खा सिंह हो गया, चक दे इंडिया हो गया, ठीक है, ये सब मोटिवेशनल में आता है। जैसे मैरी कॉम पे मूवी बना हुआ है खेल जगत में, MS धोनी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। आप ये फिर बॉर्डर हो गया, अभी हाल ही में एक मूवी जो उरी में हमला हुआ था तो उस पर भी बना हुआ है, उरी हो गया आपका, ठीक है। तो आप बताइए, फिर दिल वाले दुल्हनिया हो गया जो समाज से जुड़ा हुआ है। फिर अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ, अंतरिक्ष किस तरह से कवर किया हुआ है, उसमें मिशन मंगल आप बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पैडमैन हो गया। स्वच्छता अभियान के लिए आपके लिए जो अक्षय कुमार का ही शायद मूवी था, टॉयलेट हो गया, है ना,
वो भी मूवी। तो आप बताइए कि समाज पे किस तरह से इसका प्रभाव रहता है, सकारात्मक प्रभाव, और सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव। अब नकारात्मक प्रभाव क्यों? तो मूवी में जो अनरियलिस्टिक चीज़, जो तड़का भड़का लगा करके उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उनको लोग क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। जैसे कुछ डायलॉग फिल्मी में जो एक्टिविटी होता है, जैसे लड़कियों के ऊपर जो एसिड अटैक होता है, उनको यहाँ पर डेली लाइफ में वो इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो ये उसका नकारात्मक प्रभाव है। फिर जैसे आप इसमें बता सकते हैं कि जैसे गुंडागर्दी करना, है ना, गैंग बना करके स्कूल में रहना, तो ये सब उसके क्या है, नकारात्मक प्रभाव है, जो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यानी कि एक संकीर्ण सोच, रेप, है ना, एसिड अटैक, माफिया बनना, संकीर्ण सोच हो गया है जो महिलाओं के प्रति, ड्रग्स वगैरह का स्मगलिंग करना, तो ये सब चीज़ आप इनके नकारात्मक प्रभाव के बारे में आप यहाँ पर इसको बताएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसमें आपको कुछ बताना चाहूँ तो और भी देखिए, यही होता है ना कि आप जब कितने अच्छे तरीके से सोचते हैं, अगर आप जितने अच्छे से सोचेंगे उतना अच्छा से कर देंगे। और भी होता है, जैसे स्वतंत्रता से पहले जो समाज में अंग्रेज चले गए, ज़मींदार मजदूर ये सब शोषण कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी फिल्म बना हुआ है, प्यासा, 2 बीघा ज़मीन, है ना। फिर गांधीवादी और नेहरूवादी नैतिकता के ऊपर भी बनाया गया है मूवी, है ना। जंजीर आप देखेंगे, आपातकाल के समय पे दीवार, जब आपातकाल लगा हुआ था तो उस टाइम पे किस तरह का मूवी बन रहा था, ये सब भी आपको ध्यान में रखना है, राजनीतिक परिस्थिति को जिस तरह से दिखाया गया है। फिर जब राजीव गांधी का मृत्यु हुआ, उसके बाद किस तरह से सुधार होना शुरू हुआ, आप देखेंगे कि 2005 में रंग दे बसंती मूवी आता है ना, जो नए आधार पे एक मनोज कुमार का था, वो पूरब और पश्चिम मूवी, शायद इस तरह से कुछ, वो भी आप बताइए। हम अपने जनसंख्या का किस तरह से लाभ ले सकते हैं, कोविड-19। फिर जो मूवी में है किस तरह से बाल मनोविज्ञान, बच्चों के समस्या, इन सब को भी किस तरह से दिखाया हुआ है। जैसे तारे ज़मीं पर, बहुत अच्छा मूवी है तारे ज़मीं पर, ये मैंने देखा हुआ है। उसमें बच्चों की समस्याएं, बाल मनोविज्ञान पे एकदम केंद्रित वो मूवी है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप उसके एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये सब चीज़ है जिसको आपको यहाँ पर इंक्लूड करना, उनके विशेषता, और फिल्म सब का जो अच्छा कोट डायलॉग वगैरह होगा, आप उनको भी यहाँ पर इंक्लूड करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने इसको आपको समझाने में सफल हुआ होगा, और मैंने आपको अलग अलग डायमेंशन से कुछ फिल्मों के नाम वगैरह दे करके आपको इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं अब। मैंने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, चलिए उन क्वेश्चन पे भी ये कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम में वीडियो बना नहीं पाया था, तो आज मैं इसको चर्चा कर लेता हूँ। किसी ने हालांकि कॉपी चेक भी नहीं किया था, तो मैं इसका फॉर्मेशन बता देता हूँ। भारतीय शासन पर मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का व्यापक और अस्थायी प्रभाव है, टिप्पणी कीजिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा मेंस के लिए कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। जैसे देखिए ये प्रश्न है, बहुत सारे एस्पायरेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ के लिखना शुरू कर देता है। देखिए क्वेश्चन पढ़ के ना आप कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप उस पर सोचिए कि मैं कौन कौन सा पॉइंट इसमें लिख सकता हूँ, फिर आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में इसके लिए पॉइंट आना चाहिए, और लिखना ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। फिर आप उसको लिखने का प्रयास कीजिए, कंटिन्यू फिर लिखते जाइए, ठीक है। एक क्रमबद्ध आएगा, ये नहीं कि आप लिख रहे हैं तो पॉइंट इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे लिखना है, वो सब मैं करूंगा कुछ दिन के बाद। तो अभी चलिए समझते हैं इस प्रश्न को कि जो ये भारतीय शासन पर, मतलब आज का जो हमारा भारत का शासन है, उस पर किस तरह से मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक, मतलब अब देखिए आपको पता होना चाहिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक संरचना कैसा था, और इसका जो है प्रभाव हमारे भारतीय शासन पे पड़ा। तो देखिए आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 पार्ट में आपको लिखना होता है उत्तर। एक तो आपका होता है परिचय, फिर आपका होता है मुख्य बात, और एक होता है निष्कर्ष, ठीक है। तो देखिए परिचय में आप क्या करेंगे, देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहा है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में
आप यहाँ पर चर्चा कर दीजिए कि मौर्य साम्राज्य का कब से कब तक था, इनका कितना बड़ा क्षेत्र था, मतलब कितने बड़े क्षेत्र पे शासन था। और थोड़ा सा जैसे प्रशासनिक संरचना के बारे में यहाँ पर बोला गया है, तो आप बता दीजिए कि मौर्य साम्राज्य के शासन में किस तरह से प्रशासनिक ढांचा कुशल था, अत्यधिक संगठित और साथ में कुशल था। आप और उन्होंने फिर भारतीय शासन पे किस तरह से अपना छाप छोड़ा हुआ है, अब थोड़ा सा जो है परिचय में इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मुख्य बात में आप बताएं कि मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक संरचना है उसका क्या महत्व है, और महत्व होने के कारण उसका हमारे यहाँ पर किस तरह से प्रभाव पड़ा। तो देखिए प्रशासनिक संरचना में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप सोचिए थोड़ा सा यहाँ पर। एक तो होगा केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन होगा, है ना। फिर जो प्रशासन होगा वो कहाँ पर होगा, आपका केंद्रीय। उस टाइम पे जैसे अभी राज्य है तो उस टाइम पे क्या होता था, प्रांत होता था, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रांतीय प्रशासन बोल सकते हैं। अच्छा, और क्या प्रशासन में आ सकता है, जैसे एक आपका सैन्य प्रशासन आ सकता है, सेना को लेकर के मतलब सैन्य प्रशासन आ सकता है। और कौन सा प्रशासन आएगा आपका, आर्थिक प्रशासन आएगा। आर्थिक मतलब आर्थिक को किस तरह से, और उस टाइम पे जासूसी भी था, तो जासूसी ये सब प्रशासन का भाग था। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय प्रशासन जो उस टाइम पे था, अब बताइए कि मौर्य साम्राज्य में किस तरह से केंद्रीय प्रशासन था। और केंद्रीय प्रशासन में क्या होता था, राजा सर्वोच्च होता था, और केंद्रीय प्रशासन में जो राजा सर्वोच्च होता था उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता था। अब वर्तमान समय में वो आप उसी के साथ बताइए कि जिस तरह से मौर्य साम्राज्य में जो है केंद्रीकृत प्रशासन था, उसका जो सर्वोच्च होता था वो राजा होता था, उसी तरह से आज के समय में भी प्रधानमंत्री है सर्वोच्च, और उसकी सहायता के लिए जैसे राजा के टाइम पे वहाँ पर मंत्रिपरिषद होता था, आज भी हमारे यहाँ पर क्या है, मंत्रिमंडल है। फिर उसी तरह से आप बताइए प्रांतीय जो प्रांत मतलब साम्राज्य जो उत्तर होता था, दक्षिण, अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रांत अलग अलग था, विभाजित था प्रांत एक राज्य के अंदर। उसमें आज के समय में हमारे यहाँ पर क्या है, राजधानी है, शहर है कि नहीं। उस टाइम पे जो राजधानी शहर प्रोविंस हुआ करता था, आज के समय हमारे यहाँ पर क्या है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है कि नहीं। अब फिर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग क्या करते हैं, आजकल जिलों में डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं। वहाँ पर भी क्या होता था, जो राज्य प्रांत होता था वो भी अलग अलग जिलों में, जैसे जनपद में उसको डिवाइड कर दिया जाता था, आहार में विभाजित कर दिया जाता था, और आज हम लोग क्या करते हैं, उसी को जिलों के नाम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से जिलों में का प्रमुख उस टाइम पे जो होता था, आज भी हमारे यहाँ पर पंचायत, नगर निकाय, जिला में नगर निगम, ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में बताइए। फिर सैन्य प्रशासन में आप बताइए कि मौर्यों में पैदल सेना भी था, फिर हाथी घोड़ा था, घुड़सवार था, नौसेना का डिवीजन हुआ था, ये सब, और ये सब विशाल भी था, सुसज्जित भी था, और साथ में मतलब सुसज्जित भी था और शक्तिशाली भी था। तो आप भी बताइए कि भारतीय सशस्त्र बल जो है अभी हमारे समय में, उसमें भी क्या है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब चीज़ है, थल सेना भी है हमारे पर। और जिस तरह से वहाँ पर एक हेड होता था, आज भी हमारे यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के समान उस टाइम पे सेनापति होता था, आज भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। फिर देखिए आर्थिक रूप से आप बताइए कि वहाँ पर आर्थिक रूप से राजस्व संग्रह करता होता था, जिसको हम लोग कोषाध्यक्ष बोलते थे, कोषाध्यक्ष होता था। और आज हम लोग राजस्व के रूप में क्या करते हैं, तो भूमि पे टैक्स वसूलते हैं, सीमा शुल्क लेते हैं, जीएसटी आ गया है हमारे पर। तो उस टाइम पर भी मतलब टैक्स था, आज भी हमारे यहाँ पर क्या है, टैक्स प्रणाली है। तो ये हो गया हमारे प्रशासन पे। फिर जासूसी, तो उस टाइम पे भी जासूसी था, खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए, जिसको हम लोग गूढ़ पुरुष के नाम से उस टाइम पे जानते थे, और आज हमारे यहाँ पर भी रॉ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लिखना है। देखिए उसके बाद एक और आपका लेक्चर है, ये हिंदी लिटरेचर का है, महाभोज के दास आपका चरित्र चित्रण कवि है ना। इसका मैं आपको एक उत्तर सेंड दिखाता हूँ।
इस प्रश्न का देखिए, दास साहब का चरित्र चित्रण। मेरे एक स्टूडेंट ने इसको लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जब भी देखिए दास साहब का चरित्र चित्रण करने के लिए बोला गया है तो यहाँ पर कुछ इनको ये भी दिया गया है सजेशन भी। यद्यपि यूँ तो कोई उपन्यास घटनाओं वर्णनों, ठीक है, और भाषा शैली की मदद से लिखा जाता है, तथापि यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उपन्यास का कथानक मूलतः चरित्रों से ही बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सातोत्तरी भारतीय राजनेताओं के प्रतिबिंब वर्ग चरित्र और एम फोस्टर, इसमें वो बताना है कि समतल चरित्र के रूप में अंकित जिसमें कोई परिवर्तन या विकास नहीं होता, ये सजेशन के रूप में है। फिर महाभोज में भी दास साहब वह केंद्रीय चरित्र है जिन्होंने उपन्यास के कथानक और कथावस्तु के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दास साहब जो है सरोहा प्रांत के मुख्यमंत्री है। लेखिका उनके कमरे के वातावरण का वर्णन करती है। अब वातावरण के लिए ये जो है कोटेशन है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर देखिए, दास साहब अपनी छवि को इस प्रकार बरकरार रखते हैं मानो ईमानदार नेता, मतलब इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को भी लेकर ये सजग रहते हैं, ठीक। फिर देखिए, उपरोक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि दास साहब जो है उस सिद्धांतवादी महापुरुष है, परंतु विडंबना यह है कि वे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल झूठा, है ना, आभा मंडल बनाने के लिए करते हैं। फिर देखिए, वह अपनी पार्टी की जीत हेतु, है ना, साम दाम दंड भेद सबका यूज करता है, नीति अपनाते हैं और जोरावर जैसे अपराधी के पक्ष में बड़े वोट बैंक का प्रभावशाली होने के कारण उसको सहारा देने का भी नहीं चूकते हैं। सरकार की चापलूसी करने वालों डीआईजी सिन्हा का भी दास साहब क्या करते हैं, देखिए दास साहब तारीफ करते हैं जो उनके अनुसार इनकी झूठी रिपोर्ट तैयार करते हैं। तुम्हारी रिपोर्ट भी देखी मैंने, मेहनत से तैयारी की गई है ना। फिर देखिए, चरित्र योजना के प्रतिमानों के आधार पर देखें तो दास साहब का चरित्र स्वाभाविक व सहज है जो अच्छाई और बुराइयों का चित्रण है। समग्रता कहा जा सकता है कि दास साहब का चरित्र चित्रण महाभोज के मुख्य प्रतिपाद्य सामाजिक कुरूपताओं को उभारने वाला चरित्र है जो चरित्र योजना की दृष्टि से भी सशक्त प्रतीत होता है। अब देखिए, इनका बहुत चीज़ छूटा हुआ था जिसके बारे में इन्होंने बताया नहीं था। तो दोहरे व्यक्तित्व है, पाखंड और ढोंग ये मूल विशेषता है दास साहब का। बाह्य रूप से वो, मतलब बाहरी रूप से वो शिष्ट, सौम्य, चिंतक और जनता के प्रति गहरे सरोकार दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से वह भ्रष्ट है, कुटिल है, अवसरवादी है, चालाक और पैनी दृष्टि है उनका। नई नई राजनीतिक चालें चलने में वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। प्रशासन, पुलिस, मीडिया ये सब क्या है उनके बस में, ठीक है। तो ये सब भी बताना है। अपराधियों से साठगांठ है उनका, जैसे बीतू के हत्या को लेकर के जोरावर और जातिगत वोट, है ना। अरे यूँ तो धोती के नीचे सभी नंगे और ससुरी, इस राजनीति में तो धोती के बाहर भी नंगे। पर दास साहब जो है एकदम अपवाद है, धोती के नीचे भूत होती तो निकलेगी, है ना। इस गीत बांटने वालों को खाल खींचने ही आ सकता है इसका नंगापन, मतलब ये आपको इस तरह के इसको लिखना है, ठीक है। तो जो चीज़ें इनके उत्तरों में नहीं था वो सब मैंने यहाँ पर उनको लिख करके दिया हुआ है कि आपको इनके व्यक्तित्व में ये सारी चीज़ें भी डालनी है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई है। सेकंड वाला जो उत्तर है ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियाँ उस समय के सामाजिक जीवन को किस प्रकार दर्शाती है। देखिए, मध्यकाल में जो सामाजिक मूर्ति था, मध्यकाल में जो भारतीय मंदिर है वो मतलब सामाजिक जीवन को किस तरह से दर्शाती है। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर बताना पड़ेगा मध्यकाल का भारतीय मंदिर के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप परिचय इस तरह से लिख सकते हैं कि जो मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियाँ उस अवधि के सामाजिक जीवन का विशाल चित्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें दैनिक जीवन, सांस्कृतिक प्रथा, सामाजिक पदानुक्रम जैसे विभिन्न पहलुओं को ये समाहित करते हैं। मंदिर की दीवारों, स्तंभों और अन्य वस्तुशील तत्वों पर जटिल रूप से उकेरी गई मूर्तियों समाज के विभिन्न स्तरों के लोगों के जीवन के बारे में एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि हमें क्या करती है, प्रदान करती है। आप इस तरह से परिचय लिखिए। फिर जो है बताइए कि मध्यकालीन जो मंदिर है
वो सामाजिक जीवन पे किस तरह से प्रभाव डालती है। तो पहले बताइए कि सामाजिक पदाक्रम जैसे कि पद को किस तरह से दिखाता है ना। जैसे तंजावुर में जो बृहदेश्वर का मंदिर है, वहाँ पर जो है आपके राजा और कुलीन की मूर्ति में जटिल आभूषण प्रदर्शित किया गया है, और वहाँ पर जबकि आम लोगों का सरल पोशाक दिखाया गया है। तो ये मतलब सामाजिक पदानुक्रम के बारे में पता चलता है वहाँ उस मंदिर से। फिर सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में भी विविधता देखता है, जैसे क्षेत्रीय और राजवंशीय जो प्राथमिकता से प्रभावित मंदिर है, वहाँ पर हमें अलग अलग शैलियाँ भी देखने को मिलती है। जैसे इसका एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं महाराष्ट्र के एलोरा में जो कैलाश का मंदिर है, वहाँ के चट्टान को जो काट कर बनाई गई रॉक कट, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो आप इसका बताइए। फिर राजनीतिक शक्ति के बारे में भी बताया गया है, जैसे कर्नाटक का जो हॉलीवुड में होयसल मंदिर है ना, वहाँ का जो शासक और जो योद्धा का मूर्ति का नक्काशी किया गया है। इससे पता चलता है नक्काशी किया गया है वहाँ के मंदिर में, इससे हमें पता चलता है कि वहाँ का जो राजनीतिक और शक्ति और साथ में सैन्य कौशल के महत्व को वो रेखांकित करता है। ठीक है, फिर जो है व्यवसाय, जैसे व्यवसाय को भी ये मतलब मंदिर जो है चित्रण करता है। एग्जांपल के लिए जैसे उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, उड़ीसा के कोणार्क में जो सूर्य का मंदिर है, वहाँ पर कुम्हार, लोहार, बुनकर, इन सबको के दृश्य हमें देखने को मिलता है। इससे हमें उनके व्यवसायों के बारे में पता चलता है। फिर जो है आप बताइए धार्मिक समन्वय के बारे में भी, जैसे एलिफेंटा का गुफा जो है, वहाँ पर हिंदू, बौद्ध, इन सब के हमें विषयों में चित्र मिलते हैं, है ना। इनके रीति रिवाज और इनके मान्यताओं का मिश्रण हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या थी, धार्मिक समन्वय भी थी। फिर महिलाओं की भूमिका, तो महिलाओं के रूप में जैसे नर्तकी होती थी, संगीतकार होते थे, तो इन सब का भी हमें क्या होता है कि मूर्तियाँ देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब मंदिर में इन सब को भी उकारा गया है, जो हमारे भारतीय समाज के महत्व को क्या करती है, उजागर करती है। एग्जाम्पल के लिए आप खजुराहो मंदिर दे सकते हैं, है ना। वहाँ पर इनके मतलब संगीत और नृत्य में भाग लेने वाली महिलाओं का मूर्ति आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर सामाजिक सुधार के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, जैसे भक्ति सूफी आंदोलन के बारे में हमें मंदिर क्या करती है, जानकारी देती है। फिर ज्ञान और शिक्षा आपका हो जाएगा, है ना, उनके बारे में भी हमें जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया आपका में जो मंदिर है, वहाँ से बौद्धिक गतिविधि के बारे में हमें पता चलता है, जिसका मतलब है कि वो हमें शिक्षा और ज्ञान के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। फिर प्रकृति के साथ हमारा किस तरह से सहयोग था, उनके बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, और ये सब घनिष्ठ संबंध को बताते हुए आप फिर इसका निष्कर्ष बता दीजिए कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तियाँ हमारे समृद्धि, विरासत एवं सांस्कृतिक विविधता की कालातीत याद दिलाने का कार्य करते हैं। ये आने वाले पीढ़ियों को हमारे साझा इतिहास को सोचने के लिए प्रेरित करती है ना। इस तरह से आप बता सकते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। आई थिंक आपको ये वाली जो प्रश्न है अच्छे से समझ में आया होगा कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महाभोज में समकालीन दलगत राजनीति का जन विरोधी चरित्र कैसा। देखिए इसको पकड़िए, है ना, इस शब्द को, जन विरोधी चरित्र विश्वसनीय तरीके से उभारा गया है। ये कथन है और इस कथन का क्या करना है, परीक्षण करना है। तो देखिए महाभोज राजनीति पर आधारित है, तो आप बताइए कि भारत जो राजनीति में व्याप्त विपरीति और विद्रूपताएँ हैं, वो महाभोज की कथा वस्तु के रूप में कथा वस्तु में उभारा गया है। और बताइए कि इस उपन्यास में लेखिका ने जो है दलगत राजनीति को बेनकाम कर इसके वास्तविक चरित्र का क्या किया है, उसमें उद्घाटन किया है। कैसे उद्घाटन किया है, तो यहाँ पर बताया गया कि लोकतंत्र के लोकतंत्र को या लोकतंत्र के भीड़ तंत्र के बदलने की पूरी प्रक्रिया का यहाँ पर सामाजिक अंकन किया गया है। साथ ही यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार जनता को सशक्त करने के उद्देश्य से अपनाई गई राजनीतिक व्यवस्था जनता का ही शोषण का क्या बनता है, कारण बनता है। आप बताइए। फिर महाभोज में दलगत राजनीति के जन विरोधी चरित्र का भी लक्षण संवेदनहीन रूप से दिखाया गया, जैसे बिशु का मौत जो है वो अफसर की तरह देखना और चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा लेना, ये सब चीज़ वहाँ पर अंकन किया गया है। फिर सिद्धांत राजनीति में व्यक्तिगत हित और उसके बाद सामाजिक हित सर्वोपरि होता है।
ये सब चीज़ वहाँ पर महाभोज में फिर जो है सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन पर वो आधारित उपन्यास है। राजनीति, आलसी, स्वार्थी, अभिदास आपके आपका जो चरित्र चित्र में आपको दिखाया वो सब क्या है, दलगत विरोधी ही तो है जो राजनीति में उपयोग किया जा रहा है कि नहीं। आप इन सबको बताइए। इसके अलावा बताइए कि किस तरह से राजनीति में जाति को आधार बनाया जाता है, अपराधियों को किस तरह से संरक्षण मिलता है, जो प्रशासनिक प्रणाली है उस पर किस तरह से नियंत्रण किया जाता है, भ्रष्टाचार किस प्रकार से है। आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताइए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जितना भी टॉपिक बचा हुआ था इसको मैंने आज कवर कर दिया, उनको डिटेल से एग्जांपल भी कर दिया, और मेन आपके लिए आज ये था आपका ऐसे, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिखिए, आप डेली उत्तर सेंड करिए, आपके उत्तर ज़रूर चेक होंगे, है ना। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। आप अपना प्यार इस चैनल को दें। जय हिंद। इसी के साथ अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कल से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लिख करके ज़रूर सेंड करिएगा। जय हिंद।